नमस्कार। नज़रिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट पर। सीएजी में कुल 14 रिपोर्ट हैं अलग अलग विभागों पर। स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, कई पर है। मगर पहले दिन केवल आबकारी वाला जो मामला है, शराब वाला मामला, केवल वही टेबल किया गया। शायद बीजेपी चाहती है कि इस मामले को लंबा खींचे और अगर एक साथ 14 रिपोर्ट अगर पेश हो जाती है तो शायद उतना असर नहीं पड़ेगा, लोगों को सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और विधानसभा में ये भी मौका नहीं मिलेगा कि इन पर खूब अच्छे से चर्चा की जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा सत्र भी बढ़ा दिया है और बढ़ाया इसी के लिए है, मुझे लगता है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट है एक एक कर पेश किया जाएगा। और सिर्फ पेश नहीं किया जाएगा, इस सत्र के बाद हो सकता है कि कुछ सीएजी रिपोर्ट अगले सत्र के लिए रोक लिया जाए कि आगे भी जब सत्र आए तो आम आदमी पार्टी जो है उनको ये खींच सके। तो इस बार जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसमें 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया गया है। ऐसे तो 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सीएजी रिपोर्ट में ऑफिशियल है, मगर यह कहा जा रहा है कि असल जो नुकसान हुआ है एक्सचेकर को, राजस्व को, दिल्ली सरकार के, इससे काफी ज्यादा है। क्योंकि कई शराब जो है दुकानें से जो बिकती थी उसमें जो बार कोड था, हाँ, क्योंकि थोक विक्रेता कंपनी और कई में रिटेल भी एक ही हो गए, जो मना होता है। आपको थोक विक्रेता कंपनी जो शराब बनाती हैं उनको रिटेल बिजनेस नहीं देना है, मगर यहां पर ये रिटेल और थोक वालों, रिटेल बिजनेस जो है थोक विक्रेता और कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि ऐसे आबकारी जो पुरानी नीति थी दिल्ली की उसमें मना है, या जो अब भी लागू है तो उसमें यह मना है, मगर दिल्ली सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो इससे राजस्व को बहुत काफी घाटा हुआ। और अब जब बार कोड की बात आ रही है, कई बार ये भी सवाल उठे कि बार कोड कंपनी जो है वहां से खुदरा दुकान वाले जो हैं, जो रिटेल थे, वो अपना बार कोड लगा देते थे, फिर उसमें जो टैक्स वैक्स है सरकार को जो जाना है वो नहीं जाता था। कई शराब की बोतल जो है वो बाहर ही बाहर बिक जाती थी अलग से, या दुकान से आप खरीदते थे, जो दुकानदार है वो बार कोड को टच भी कराता था, मगर वो ऑफिशियल जो है उसमें नहीं जाता था। वो हिस्सा जो है, वो पैसे जो हैं, हो सकता है रिटेलर के अपने अकाउंट में या अलग अकाउंट में चला जाता था, जिससे राजस्व को, जो सीएजी का कहना है कि 2026 करोड़, 2000 से कुछ ज्यादा करोड़ का घाटा हुआ, उससे काफी ज्यादा घाटा एक्सचेकर को हुआ होगा। अब इसके बाद ईडी, सीबीआई पहले से जांच कर ही रही है। अब इस बार जो टेबल हुआ है इसमें सब कुछ ऑफिशियल हो गया है कि गड़बड़ी तो हुई है। अब ईडी, सीबीआई के साथ बाकी भी एजेंसियां जांच करेंगी और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तब के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, इन दोनों के लिए आगे काफी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि दोबारा केस हो और कई अधिकारी भी जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि आगे जब विधानसभा में चर्चा होने के बाद यह मामला आगे जाएगा जांच में, तो उसमें जो भी अधिकारी की गड़बड़ी पाई जाएगी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और यह मामला अभी काफी आगे जाएगा। और आबकारी मामले में जो सीएजी रिपोर्ट है उसमें कई गड़बड़ियां पाई गई। जैसे एक व्यक्ति है, उसको मैक्सिमम, जो पुरानी नीति थी उसमें आप 2 ही रिटेल शॉप दे सकते हैं, मगर यहां पर एक को 54 तक लाइसेंस दिए गए ऐसा लगता है। 849 जो दुकानें खुलनी थी रिटेल शराब की, वो 22 लोगों को दे दी गई। ज्यादातर दुकानें 22 लोगों को ही दी गई, तो इससे एक कार्टेल बन गया। इस तरह से नीति बनाई गई कि बाकी जो लोग हैं वो उसमें अयोग्य साबित हो जाएं, केवल जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, धन पशु हैं, जिनके पास खूब पैसा है, वही इसमें आ सकें। इस तरह से नीति बनाई गई और
सबसे बड़ी बात है कि थोक विक्रेता और शराब कंपनी को रिटेल में मना है कि आप नहीं एंटर कर सकते। मगर इस पर जो ऑफिसर्स थे दिल्ली सरकार के या जो विशेषज्ञ की कमेटी बनी थी, उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया, मगर उस ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दिया गया और शराब नीति लाई गई। एक ईमेल का भी था। आम आदमी पार्टी हमेशा बोलती थी वो सब कुछ जनता से पूछकर करेगी, तो शराब नीति लाने से पहले नहीं, कई लोगों को बोला गया, कई ईमेल लोगों से मांगा गया कि उनके क्या विचार हैं, और उसमें पता लगा कि कई हजार मेल कुछ खास कंप्यूटर से ही निकल कर आए थे, जिससे ये लगा कि वो सब मैनिपुलेटेड था। केवल आम आदमी पार्टी बोलती थी कि हम जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं, मगर वो जो जनता का आता था फीडबैक, वो केवल कुछ खास लोग हैं वही भेजते थे, या किसी कंपनी को हायर किया गया था और वो कंपनी ईमेल भेजती थी दिल्ली सरकार को कि आबकारी जो नई नीति है इससे ये मजा, ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। कई शराब कंपनी के जो एजेंट थे वो लोग भी ईमेल भेजते थे, जिसमें ये हुआ कि नई शराब नीति बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि दिल्ली सरकार को इससे 2000 करोड़ से ऊपर का घाटा ऑफिशियली हो गया। तो एक तो ये है, ऑब्जेक्शन विशेषज्ञ कमेटी ने किया, उसको नहीं माना गया। फिर यह भी हुआ कि शराब की जो दुकानें 849 खुलनी थी, उनमें कई दुकानें मंदिर, स्कूल, जिन जगहों पर दुकानें मना हैं वहां भी खुल गईं। बीजेपी ने विरोध किया, और जब वो वक्त था उस वक्त डीडीए और एमसीडी ये दोनों बीजेपी के पास थी इनडायरेक्टली। डीडीए तो सीधा एलजी के पास जो बीजेपी के थ्रू हैं, डीडीए उनके हाथ में, उस समय एमसीडी भी बीजेपी के हाथ में थी। तो इनमें से कई दुकानें जो हैं वो सील कर दी एमसीडी ने, इसलिए कि कहीं ना कहीं वही जो मिनिमम जो चाहिए वो नहीं पूरा कर रही थी। मंदिर से या किसी भी स्कूल से अगर 20 मीटर या 100 मीटर जो दूरी है कि वहाँ पर शराब की दुकान नहीं हो सकती, उसके अंदर थी दुकानें। मोहल्ला वालों ने काफ़ी हंगामा भी किया इस पर, मगर सबको ओवर रूल करते हुए दुकानें खोली गई, जो सील होने पे बंद हो गई, और दोबारा यह दुकानें फिर नहीं खोली जा सकी, जिससे फिर राजस्व जो है उसको घाटा हुआ। और इसमें यह भी हुआ कि चूंकि ये तो चुपचाप करना था, एलजी जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है इस पर हुई ही नहीं। माफ कीजिएगा, कैबिनेट की मीटिंग ने अगर हुई भी तो वो किसी मंत्री के घर पर हुई, जिसके बारे में अब पता लग रहा है कि ये बैठकें जो हैं कुछ बड़े आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर हुई, और इसके लिए भी वो अभी जांच के घेरे में हैं। तो ये एलजी को भी बाईपास किया गया, जबकि एलजी जो है उनको कोई भी नीति है तो मुख्यमंत्री तो तब के अरविंद केजरीवाल बोलते थे दिल्ली का मालिक मैं हूं, मगर असल में दिल्ली का मालिक जो है वो एलजी है। बाद में जो नए जो कानून में संशोधन हुआ उससे पूरा का पूरा दिल्ली का मालिक जो है वो एलजी है, मगर अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते थे उन्होंने खुद ही सारा कुछ कर लिया। जहां जहां एलजी का परमिशन चाहिए था, कैबिनेट का परमिशन चाहिए था, कुछ भी नहीं लिया और नई शराब नीति लागू कर दी, तो जिससे एक्सचेकर को काफी घाटा हुआ। अब थोक विक्रेता जो है वो कीमत भी तय करने लग गए और कीमतों में हेरफेर हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि एक कार्टेल फॉर्म कर गया, एक ग्रुप बन गया, जो लोग मिलकर ये शराब नीति जो है शराब बेचते थे। जैसे इंडो स्पिरिट, महादेव डिस्टिलर और ब्रिंको, 3 कंपनियों के पास 71% जो है काम आ गया। बाकी जो है बाकी छिटपुट थे, उनमें जो भी एक्स्ट्रा ये था उन लोगों को नहीं मिलता था। खास लोग जो हैं उन्हीं को ये दुकानें मिलती थी, क्योंकि किसी खास प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। कोई निविदा या टेंडर जो होता है वो सब नहीं बुलाया गया, सीधा सीधा दुकान जो है अपने लोगों को इनडायरेक्टली दे दी गई, और उसमें भी जो थोक विक्रेता हैं उनको बहुत फायदा पहुंचाया गया। जब तक सरकार के हाथ में दुकानें थी, सरकारी शराब की दुकान थी, तो मार्जिन मनी केवल 2% मिलता था सरकार को, और उसमें सरकार काफी कुछ कमा लेती थी। मगर जो नई शराब नीति आई उसमें 5 से 12% कर दिया गया मार्जिन मनी, डबल, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, 5% से 12%।
जो कि पहले 2 से 5 ही % था। तो इससे क्या हुआ कि 12% होने से थोक विक्रेताओं को फायदा ज्यादा होने लगा, और जब ये ज्यादा फायदा होने लगा तो कई स्टिंग भी आए जिसमें पता लगा कि ये जो फायदा होता था इसका एक बड़ा हिस्सा कुछ खास नेताओं के पास जाता था और कुछ खास पार्टी को जाता था। अब नाम मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 5 से 12% अगर मार्जिन मनी मिला और 7% एक्स्ट्रा उनको फायदा हो रहा है, तो वो पैसे जो हैं वो क्या केवल शराब कंपनियां या रिटेल वाले जो हैं वो लेते होंगे या थोक विक्रेता या कोई और भी लेता होगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप खुद सोचिए। तो ये जो है कई स्टिंग भी उस समय आए थे जिसमें वो लोग बोल रहे थे, शराब कंपनी के जो कंपनी में लोग थे, कि हमको इनको यहाँ पैसे जो हैं इसमें से जो एक्स्ट्रा है वो देने पड़ते हैं। और ये भी कहा गया कि इसी पैसे से गोवा, पंजाब, गुजरात, कई जगह आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी इसी पैसे से। और एक तो आतिशी की बहन है रोज़ा बसंती, उनके हस्बैंड की कंपनी थी इंडिया अहेड, तो इंडिया अहेड में भी कहा गया कि गोवा जो है 18 करोड़ भेजा गया, आरोप है अभी 18 करोड़ हवाला के माध्यम से गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। इस पर वहाँ के जो मार्केटिंग हेड थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बहन से जुड़ी कंपनी को, उनके हस्बैंड से जुड़ी कंपनी को कैसे ये वो कैसे इससे जुड़े, तो कहीं ना कहीं वहां भी तार जोड़ते हैं। हालांकि इन सब पे अभी कोई केस नहीं हुआ है, आगे हो सकता है जांच आगे बढ़े तो इन सब पर हो। और कोई भी जांच, ये 5 से 12% इसलिए किया गया था, कहा गया कि कोई लैब टेस्टिंग के लिए कोई लैब नहीं है, इनसे हम नए नए लैब बनाएंगे जिनसे टेस्ट किया जाएगा। मगर टेस्ट जो है बिल्कुल नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। इससे जो अनऑथोराइज्ड लैब थे या जो पुराने कंपनियों के पुराने जो लेटर थे टेस्टिंग के, उन्हीं के आधार पर रिटेल शॉप सबको दे दिए गए। यानी कि आपका ऑथोराइज्ड जो ये था कंपनी से नहीं हुआ, और पुरानी टेस्ट रिपोर्ट और अनऑथोराइज्ड लैब जो है उन्हीं के थ्रू सब कुछ हो गया। और पहले जो केवल सरकार चलाती थी ये कंपनियां शराब की, अब निजी कंपनियों के हाथ में चला गया और लाइसेंस जो है वो भी दिया गया। अब इसमें यह भी पाया गया कई जगह कि जैसे शून्य कोई कंपनी है, अब पुरानी आबकारी नीति में था कि जो कंपनी, जिस कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर रहा है 3 साल, उन्हीं को दिया जाएगा। मगर ये सीएजी रिपोर्ट में यह भी दिखा है कि कई कंपनियां थी जिनको 3 साल में शून्य प्रॉफिट हुआ, 0 प्रॉफिट, और उनको रिटेल शॉप मिल गया। ऐसे में यह कहा जा रहा है, हो सकता है ये फॉस्टर हो, इनका मालिक कोई और हो, केवल इनके नाम पर कंपनी जो है रिटेल शॉप दी गई हो। तो एक ये भी मामला उठा। फिर कोरोना जब था उस वक्त कहा गया कि शराब कंपनियों को या रिटेल शॉप्स जो हैं उन सबको, थोक विक्रेताओं को घाटा हो रहा है। उन सब का जो लाइसेंस फीस था, लाइसेंस फीस 144 करोड़ छोड़ दिया गया ये बोलकर कि उनको घाटा हो रहा है, जबकि असल में घाटा क्या, उस वक्त तो एक पर एक फ्री मिल रही थी शराब। मतलब जो नॉर्मल 10 पेटी बिकती होगी तो बिक्री मतलब 12, 15, 20 पेटी तक हो गई थी एक पर एक फ्री के कारण। तो इससे भी राजस्व को जो है बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि ये 144 करोड़ जो माफ किया गया, ये कहीं भी नियम में नहीं है कि आप 144 करोड़ माफ कर सकते हैं, ये नियम के खिलाफ हुआ। इसके बाद जो मुफ्त में शराबें बंटने लगी तो महिलाएं जो थी, महिलाएं बहुत परेशान हो गई। हस्बैंड लोग घर आते थे पी के, या बेटा पी कर आता था और मारपीट करता था, तंग करता था। तो जो इस बार अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई है उसमें बहुत कुछ इसका भी असर है। जो महिलाएं नाराज थी उनसे शराब नीति के कारण, क्योंकि गली गली में जो नहीं भी पीते थे वो भी शराब पीने लग गए थे कि एकदम सस्ते में मिलने लगी थी शराब, और सरकार को पैसे नहीं जा रहे थे, पैसे जो है वो निजी कंपनियों को जा रहे थे, एक पर एक फ्री भी मिल रहा था। तो पूरा रिटेल सब ये जो है सेटअप
ये कुछ खास लोगों के हाथ में चला गया। अब सीएजी रिपोर्ट के बाद अब कई केस नए होंगे और इन केसेस से कई और नए लोग फंसेंगे और हो सकता है कि कई पुराने नेता जो जेल जा चुके हैं और अधिकारी या किसी खास पार्टी से जुड़े लोग वो दोबारा जेल जाएं। ईमेल की बात हमने आपसे कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अगर कहीं गलती पकड़ी भी गई तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता लग गया कि इस जगह गड़बड़ी हो रही है मगर वो गड़बड़ी होने दी गई, कोई उसमें कोई भी अंतर उसमें नहीं किया गया। तो इससे क्या हुआ कि गड़बड़ी जो कर रहे हैं वो करते चले गए, क्योंकि उनके जांच के लिए या इसके लिए कोई इस नीति में कहीं भी कुछ नहीं था। तो गड़बड़ियां सारी जो हैं वो होती चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि शराब कंपनियां ज़्यादातर तेलंगाना की थीं और वहाँ जो है के कविता, तब उस समय तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उनकी बेटी के कविता, उनको भी जेल जाना पड़ा इस मामले में। और दिल्ली में शराब बिकती थी और वो आती थी शराब कहाँ से, तो तेलंगाना से ज़्यादातर। इस तरह से नीति बनाई गई थी कि जो लोकल या आसपास के लोग हैं वो अयोग्य हो जाएं और तेलंगाना से शराब मंगाई जाती थी और यहाँ बिक्री होती थी। तो आज के लिए इतना ही। सीएजी रिपोर्ट पर हमने जो हल्का ओवरव्यू जो है वो आपको दिया है और थोड़ा इसके आसपास का भी। अब ये ज़रूर है कि कई मंत्री अधिकारी दोबारा जेल जा सकते हैं, क्योंकि ये जो शराब घोटाला है सीएजी के माध्यम से इसका काफ़ी कुछ खुलासा हो गया है। पहले तो बंद था, जब तक ये विधानसभा में पेश नहीं होता तब तक कोई इस पर बोल नहीं सकता था, बोलना मना होता है जब तक विधानसभा में पेश नहीं हो। और पुरानी जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो इसे पेश नहीं कर रही थी, वो जानती थी कि पेश करने पे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि वो जितना पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। अब आगे जो 13 और रिपोर्ट है जैसे जैसे आएंगी मैं आपको उनका इसी तरह से डिटेल बताता जाऊंगा। तो आज के लिए नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।